हेज फंड में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं या पहली बार हेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने ये कुछ चंद पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जिनको क्या आपने जहन में रखना है, यूटिलाइज करना है, ये देखने के लिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक डायरेक्शन में जा रही है या जिस हेज फंड के साथ में आप चलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्या वो हेज फंड इस काबिल है, क्या वो आपकी एस्पिरेशंस जो आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं उन पर पूरा उतरता है या नहीं। नंबर वन, आपने ये देखना होता है कि क्या कॉम्बिनेशन है एक हेज फंड का लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेशो के पर्सपेक्टिव में आपने ये देखना है। कुछ हेज फंड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल, ईच क्लाइंट का कैपिटल या अपना ओवरऑल कैपिटल जो कि ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है ईच क्लाइंट के लिए भी आपकी अपनी प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, लेकिन आपने ओवरऑल पिक्चर में हेज फंड को देखने की कोशिश करनी है, आदत बनाना है इस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए क्या किया जा रहा है एक हेज फंड की तरफ से कस्टमाइज सॉल्यूशंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हेज फंड की ओवरऑल क्या डायरेक्शन है ये भी बड़ा ज़रूरी होता है देखना। तो नंबर वन, आपने इस चीज़ को असेस करना है कि लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। कुछ हेज फंड्स ने 80-20 का कॉम्बिनेशन रखा होता है कि उन्होंने अपना कैपिटल, क्लाइंट्स का कैपिटल जो है वो लगाया होता है कहाँ पर, 80% लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में, 20% जो है वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया, इवेंट ट्रेडिंग हो गया, इन सब को सामने रख कर उन्होंने बनाया होता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ 70-30 या 80-20 का रेशो, यानी कि 70 या 80% लॉन्ग टर्म में और साथ में 30 या 20% जो है वो शॉर्ट टर्म, जो कि आपके बिगर गेन्स भी हो सकते हैं, बिगर लॉसेस में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली वो पॉसिबिलिटी आपका लॉन्ग टर्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे ड्यूरेशन में, बहुत छोटे टाइम पीरियड में जो है आपका डिपेंड कर रहा होता है बहुत कुछ। नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आजकल ये चीज़ देखना हेज फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से कि उनका हेज फंड ओवरऑल वे में, एक ब्रॉडर पिक्चर में सॉफ्टवेयर, आपके आईटी और साथ में चैट जीपीटी, ओपन एआई, इन सब पर कितना फोकस रखे हुए हैं। अभी इस वक्त भी कई ऐसे हेज फंड्स हैं जो कि बहुत टिपिकल, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही पुरानी सोच के साथ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आगे चलाए हुए हैं। और आपने ये जहन में रखना है कि जो हेज फंड्स इस वक्त ओपन एआई से रिलेटेड इन्वेंशंस इन कंपनीज और साथ में सॉफ्टवेयर में जो रेवोल्यूशन ला रही हैं, आईटी में जो नई चीज़ें सामने लेकर आती हैं कंपनीज, और जो नए स्टार्टअप्स हैं इवन वो भी, उनके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को जो खोले हुए हैं, आने वाले दिनों में बहुत एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने बहुत आगे चले जाना है बनिस्बत कन्वेंशनल, बहुत ही पुरानी सोच की हेज फंड इन्वेस्टमेंट करने वाले हेज फंड्स। पर जो बेंचमार्क मैं आपको दे रहा हूँ वो 30-50% का है। यस, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है हेज फंड्स की तरफ से, कुछ की तरफ से जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और जो बड़े रिटर्न की तरफ अपने क्लाइंट्स को लेकर जा रहे हैं। 30-50% फोकस आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ओपन एआई। 30-50% से अगर कम है तो वो हेज फंड को आपको रिकंसिडर करना चाहिए। नंबर थ्री एंड फाइनल, इस वक्त हेज फंड्स जिस लैंडस्केप में ऑपरेट कर रहे हैं और आगे जिस तरह से चीज़ें बदलने को लगती हैं, आपने एक अपने साथ में अच्छाई करनी है, आपने एक अपने साथ में जो है ना एहतियात करनी है हेज फंड इन्वेस्टमेंट में, वो ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना आपने ट्रैक रिकॉर्ड पर और किस तरह से रेपुटेशन रही है इस हेज फंड की जिसमें कि मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ या जिसके साथ कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो पास्ट था उसका बहुत ज़्यादा मानी नहीं है हेज फंड की बात आए तो आगे फ्यूचर को लेकर के।
फ्यूचर में हेज फंड्स जो कि बहुत टिपिकल कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखते हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे रिटर्न लेकर के आना। तो आपने हेज फंड्स जो कि नए स्टार्टअप्स हैं, हेज फंड्स जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड में भी पास्ट में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड नहीं रहा, आपने उन पर भी कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाले हेज फंड जो हैं वो शायद वाइट एलिफेंट बन जाएं, और वो शायद ऐसा स्टैग्नेंट किस्म का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप फॉलो कर रहे हों जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ना ला सके, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना ला सके अपने क्लाइंट्स के लिए। नए हेज फंड्स को, प्रोग्रेसिव माइंड वाले हेज फंड्स को आपने कंसिडर करना है।